नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचायती राज्य के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज्य 73वां संविधान संशोधन 92 में लागू हुआ था पूरे देश में, और ये अभी हरियाणा में ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये भारत की सभी प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी जो हरियाणा में एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भारत के सभी एग्ज़ाम जैसे आईएएस, पीसीएस वगैरह सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पंचायती राज्य 1882 को लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन संबंधित एक प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत ही ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और जिला स्तर पर जिला बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, इसी के आधार पर किया गया था। इससे आगे हम बढ़ते हैं। विकास यात्रा, मतलब कि पंचायत की भारत में विकास यात्रा, और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमने पंचायतों के लिए क्या किया, वो सब बातें इसमें इंक्लूड रहेगी। 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों को समुदाय विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। खंडों में, जिलों में देखने के लिए कि लोग किस प्रकार वहाँ रह रहे हैं, किस प्रकार शासन व्यवस्था से जुड़े हैं, ये सब जानने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट ना मिलने के कारण ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ये क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा, ये जानने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ताकि पता कर सके कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सका। बलवंत राय मेहता को ही भारतीय पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। ये बहुत ज़रूरी है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक कौन है। जनक अगर पूछा जाए तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन है, उसके बाद वास्तुकार कौन है तो बलवंत राय मेहता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने ही पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा सिद्धांत दिया था। मतलब 3 टायर सिस्टम जो दिया है वो हमारे बलवंत राय मेहता समिति ने ही दिया था। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। यानी सबसे पहले अगर पंचायत का गठन किया गया है वो किया गया है राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड हमारी पंचायत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्रा में शुरू हुई। मतलब आंध्रा में सेकंड हमारी पंचायत का गठन हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। पंचायती राज्य पर गठित समितियां, ये बहुत ज़रूरी है और हर साल इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे हमारा यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसकी जांच के लिए हमारी बलवंत राय मेहता समिति 1957 को गठित हुई। इसी के सुझाव पर त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव आया। मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 टायर सिस्टम किसने दिया, तो उसमें बलवंत राय मेहता ने दिया। और अशोक मेहता, इसके बाद अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया जो 1977 में गठन किया गया। इसने 2 टायर सिस्टम का सिद्धांत दिया। मतलब जो पंचायत है 3 स्तर पर ना होकर 2 स्तर पर रहेगी। 3 स्तर का मतलब है ग्राम, यानी गांव में ग्राम पंचायत, और मध्यम में ब्लॉक पंचायत, और जिले में जिला पंचायत। और अशोक मेहता ने केवल 2 टायर सिस्टम का सिद्धांत दिया। फिर जीवी के राव समिति 1985 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो दिया, जीवी के राव समिति ने दिया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि केंद्र सरकार में
केंद्र सरकार एक अलग अपनी शासन व्यवस्था चलाती है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सहयोग से चलती है। उसके बाद एक सरकार होती है हमारी राज्य की, जैसे हरियाणा, यूपी वगैरह, इन सब में एक अलग सरकारें होती हैं जो राज्य के लिए कानून व्यवस्था बनाती हैं, जिसमें हमारी राज्य विधानमंडल, राज्यपाल और कहीं कहीं पर राज्य विधान परिषद होती है, जैसे यूपी में, बिहार में राज्य विधान परिषद है। तो इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र में सारी पावर ना रहे, केंद्र से राज्यों में और राज्य से अब जिला स्तर पर पावर का डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। ठीक है, ये सिद्धांत हमारा GV राव समिति ने दिया। इसके बाद आती है हमारी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये 1986 में गठित की गई। यही वो समिति है जिसने पंचायतीय राज्य को संवैधानिक दर्जा, मतलब कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने की भूमिका किसने निभाई? सिंघवी समिति ने। और इन्होंने ये भी कहा कि पंचायत का जो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब इसमें केंद्र और राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इंटरफेयर तो रहेगा, प्रशासनिक तौर पर इंटरफेयर है तो वो एक अलग चीज़ है, बट चुनाव में मत में केंद्र और राज्य का अलग अलग रहे और पंचायतों के लिए एक अलग चुनाव कराया जाए। तो ये हमारी सभी इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इसके बारे में चर्चा ना की गई हो। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इस तिथि को ही राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी संशोधन के माध्यम से पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला। मतलब संविधान में अगर पंचायत को दर्जा मिला है तो इसी संविधान संशोधन के आधार पर मिला है। इसी संविधान संशोधन के आधार पर भारत के संविधान में भाग 9 को दोबारा से जोड़ा गया, मतलब भाग 9 को जोड़ा गया। आपको पता है भारतीय संविधान में जब देश आज़ाद हुआ था तो 22 भाग थे, ठीक है, तो उसी आधार पर हम चल रहे हैं। तो ये 9वें भाग में पंचायत को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद जोड़ा गया। मतलब भारत के संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था जो 243 था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद विकेंद्रीकरण से जुड़ा हुआ है या कौन सा अनुच्छेद पंचायत से जुड़ा हुआ है, कौन सा अनुच्छेद नगर निगम से जुड़ा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र अनुच्छेद 243 जोड़ा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन के बारे में और कुछ भी है। भाग 9 का शीर्षक है पंचायतें। ये याद रखना, ये भी पूछ लेता है कि भाग 9 का शीर्षक क्या है, पंचायतें। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 न तक और इंग्लिश में ओ तक ये आर्टिकल जोड़े गए हैं, सब आर्टिकल। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आपको पता होना चाहिए जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूची थी, ठीक है। 8 के बाद अब ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के आधार पर, जिसमें अब इसमें जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसमें 9 विषय जोड़े गए, 29 विषय इसमें जोड़े गए कि भाई पंचायत कौन कौन से विषय पे कानून बना सकती है, कौन कौन से विषय पंचायत को मिलेंगे। तो इसमें 29 विषय की सूची दी गई है कि इन विषयों पे पंचायत काम करेगी। आगे हम बढ़ते हैं। एक बात बहुत ज़रूरी है कि केंद्र ने कानून तो बना दिया लेकिन इसकी सारी अथॉरिटी किसको दे दी, राज्य को, क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है। आपको पता होना चाहिए 3 अनुसूची है, राज्य अनुसूची,
3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची। संघ सूची के विषय में केवल केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, और संवर्ग सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों सरकार का सहयोग चाहिए होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती मतलब एक मिडल में, और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगा। ये क्वेश्चन भी पूछता है पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है। अब 243 ए भी लगा देगा, 243 भी लगा देगा, 243 बी भी लगा देगा, 243 सी भी लगा देगा। तो इसमें पंचायतों का गठन का जो प्रावधान है 243 बी में ही है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि मध्यवर्ती पंचायत के गठन केवल उन्हीं राज्यों में किया जाएगा जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से अबव होगी। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहीं पर मध्यवर्ती, जैसे आपके इधर हरियाणा में जो बोला जाता है ब्लॉक पंचायत बोला जाता है या पंचायत समिति बोला जाता है, तो उसका गठन केवल 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होगी तभी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, पंचायतों की संरचना जो दी हुई है अनुच्छेद 243 सी में दी हुई है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर पंचायत की संरचना में उपबंध कर सकता है। संदर्भ में कोई भी उपबंध कर सकता है, मतलब पंचायत में कोई भी फेरबदल राज्य का विधानमंडल अपने अनुसार कर सकता है। जैसे कि भाई हरियाणा ने किया कि भाई हम 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को, ठीक है। हमारे यहाँ पंचायत का जो सरपंच होगा उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होगी। तो इस तरह के जो भी चेंजिंग करते हैं वो राज्य विधानमंडल द्वारा एक विधि मतलब कानून बनाकर किए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया कौन होगा। हरियाणा में बोला जाता है सरपंच, और इसका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब डायरेक्ट वोटिंग होगी इसमें। और आगे हमारा आता है ब्लॉक स्तर पे, मतलब पंचायत से जो ऊपर पंचायत होती है, ठीक है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब इनडायरेक्टली होगा। जैसे कि भाई सभी पंचायतों के मुखियाओं को इकट्ठा किया जाएगा, उनकी वोटिंगों के आधार पर ब्लॉक पंचायत का अध्यक्ष को चुना जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉक पंचायत या फिर ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष के द्वारा जिला स्तर पर जिला पंचायत के चेयरमैन या अध्यक्ष को चुना जाएगा। ये भी इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अनुच्छेद 243 डी, ये आरक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आरक्षण से संबंधित है, या महिला आरक्षण से संबंधित है, या अनुसूचित जाति आरक्षण से संबंधित है। वहाँ दे देगा 243 ए बी सी डी ऐसे करके दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको याद रखिएगा। तो 243 डी जो है ये आरक्षण से संबंधित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य रहेगा। मतलब केंद्र सरकार का जो ये कानून है इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को आरक्षण देना जरूरी है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पे छोड़ दिया है। मतलब अगर राज्य सरकार चाहे तो ओबीसी को आरक्षण दे सकती है, अगर चाहे तो नहीं देगी, ठीक है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित रहेंगे। मतलब कि पंचायत में कम से कम 1/3 किसके लिए आरक्षित रहेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और इसमें राज्य कानून बनाकर विधानमंडल द्वारा चेंजिंग कर सकता है। जैसे कि हमारे हरियाणा में किया गया कि हम 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे। राज्य विधानमंडल चाहे तो इसकी संख्या को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, ठीक है। ये राज्य पे डिपेंड करता है। आगे हम बढ़ते हैं, हाँ, राज्य इसकी संख्या बढ़ा तो सकती है, मतलब 50% तो कर सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है, 1/3 से कम
नहीं कर सकती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रहेंगे, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनका रिजर्वेशन रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होंगे। मतलब कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीट तो आरक्षित है ही, और उनकी सीट में भी उन्हीं की महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित रहेगी। मान लो 10 सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए, और उस 10 में से 1/3 अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243E, इसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी है कि पंचायत का कार्यकाल से पूर्व विघटित नहीं की जाएगी। मतलब जैसे कि पंचायत का कार्यकाल 5 साल का है तो 5 साल से पहले विघटित नहीं होगी। ठीक है। अगर विघटित हो भी जाती है तो उसका 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन हरियाणा में अभी चुनाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही है ना कि ये सब पावर किसको दे रखी है? राज्य को दे रखी है कि राज्य इसमें फेरबदल कर सकता है। तो 6 महीने में चुनाव कराना कंपलसरी है। आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243I, राज्य वित्त आयोग, मतलब प्रत्येक राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा पंचायतों के लिए, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। यानी राज्यों के वित्तों से संबंधित समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखता है। मतलब राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी जाती है और राज्यपाल विधानमंडल में चर्चा के लिए रखता है। आगे हम बढ़ते हैं। 243 राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, वही इसका चुनाव कराएगा। लेकिन राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन इसको हटाने की जो पावर है, अगर बीच में हटाना चाहे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। आने वाली मेरी और भी कई सारी वीडियो आएंगी जिसमें मैं राजनीतिक विज्ञान से जुड़ी हुई कई सारी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि पंचायत में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम एज है, मतलब मिनिमम एज कितनी रखी है? 21 साल रखी हुई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पंचायतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये सभी अनुच्छेद दिए हुए हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है। मैंने शॉर्ट टर्म में इसको बनाया है ताकि आपको याद रहे। जैसे 243 में केवल परिभाषा दी हुई है, 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया हुआ है, 243F में सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं वो डिसाइड की हुई है, और G में पंचायतों की शक्ति के बारे में बताया हुआ है, और H में पंचायत द्वारा आरोपित करने की शक्ति है। मतलब कर आरोपित, कर मतलब पंचायत कहाँ कहाँ टैक्स लगा सकती है और अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पंचायतों से संबंधित कुछ अनुच्छेद, ये वही अनुच्छेद है जो अभी पीछे थे, ये आगे के अनुच्छेद है। 243J, 243L, 243M, 243N और 243O, ये सभी अनुच्छेद मैंने दे दिए हैं, तो आप सभी इनको याद रखिएगा। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने डिटेल में करा दिए, बाकी इन सबको भी आप याद रखना। ठीक है, यहीं हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास ठीक लगी होगी, और ऐसे ही आप मुझसे जुड़े रहिएगा। समय समय पर ऐसी अनेक वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।